नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पतरण रेखांकन और बैडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े हैं? ऑप्शन ए अग्नेय सेल, ऑप्शन बी है अवसादी सेल, ऑप्शन सी है कयांतरिक सेल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पतरण रेखांकन और बैडिंग जो है वो कयांतरिक सेल से जुड़े हैं, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। दूसरा है, बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कंकड़ होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। बाह्य आग्नेय चट्टानों में एक महीनदार संरचना होती है क्योंकि ये पिघलते हुए लावा के रूप में बनते हैं जो तेजी से ठंडे हो जाते हैं। ओके, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानों में बड़े कंकड़ होते हैं जो जो कि मैग्मा धीरे धीरे ठंडे होने पर बनती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और ये आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और हीलियम और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई गई है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उल्का पिंड है। ऑप्शन ए एक पुच्छल ताला जिसकी चमकीली गैसी पूछ है, ऑप्शन बी है पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, ऑप्शन सी है एक ऐसा पदार्थ जो बुध एवं बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उल्कापिंड एक ऐसे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये आकार में बड़े होते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हुए पूरे नहीं जलते हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के अस्थायीकरण से बनी है और दूसरा कथन है, वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी और तीसरा कथन है, महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ओके, और महासागर ऑक्सीजन में संतृप्त होने पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई है। तो इस प्रकार जो कथन एक और तीन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जो दूसरा कथन है वो गलत है, इसमें सही नहीं है, तो इसमें केवल एक और तीन सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पी तरंगे ध्वनि तरंगे के जैसे होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती हैं। दूसरा कथन है, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर ही होती है और तीसरा कथन है, अभिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र पी और एस दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं।
पी तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंगे के जैसी होती हैं और गैसीय, तरल और ठोस सामग्रियों में माध्यम में गुजर सकती हैं ये, ना कि केवल ठोस में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के संचयन की दिशा के समानांतर होती है, ना कि ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और पी और एस तरंगे जो हैं वो अभिकेंद्र से 105 की दूरी के भीतर यात्रा करती हैं। ओके। और अभिकेंद्र से 145 के पार केवल पी तरंगे पहुंचती हैं, एस तरंगे नहीं। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल 3 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, परिमाण पैमाने को मार्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 से 12 में व्यक्त की जाती है। दूसरा कथन है, तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है और इसको 1 से 10 की सीमा में व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। मार्केली स्केल तीव्रता मापने का पैमाना है जो 1 से 12 तक होता है। ओके। और रिएक्टर स्केल उस परिमाण को मापने का पैमाना है जो 1 से 10 तक होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 और 2 है वो दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका निर्माण 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टानों से होता है। ऑप्शन बी है, भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाते हैं। ऑप्शन सी है, बाह्य कोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। और ऑप्शन डी है, भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर स्तन मंडल कहलाते हैं। इनमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कौन सा सही है यह ज्ञात करना है। तो महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, ना कि अधिक होती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और भूपर्पटी तथा मेंटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं, ना कि दुर्लभता मंडल। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और बाह्य कोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक कोड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और भूपर्पटी तथा मेंटल के निचला भाग जो है वो दुर्लभता मंडल कहलाता है, ना कि स्थल मंडल। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो भी सही गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल सी सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, निकिल व लोहे क्रोड या कोर। ऑप्शन बी है, सिलिकॉन व निकिल भूपर्पटी। ऑप्शन सी है, महासागरी भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टाने। और ऑप्शन डी है, अतिभंगुर भाग भूपर्पटी। इनमें कौन सा सही सुमेलित है ये ज्ञात करना है। निकिल व लोहा जो है वो कोर में पाया जाता है, यानी कोर में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, या सही सुमेलित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखियों के संदर्भ में सत्य है? पहला है, अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व रसदार हो जाता है। और दूसरा कथन है, अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण है हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण गाढ़ा होता है, जिसके कारण तीव्र विस्फोट उजागर के समय भूपटल के बाहर प्रकट होता है। ओके। ऐसा ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई व कम क्षेत्रीय विस्तार वाला होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और अम्लीय शंकु के उदाहरण जो है वो हवाई द्वीप का मोनोलोआ द्वीप ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल 1 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। ऑप्शन बी है, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है पताली शैल कहलाता है। ऑप्शन सी है, भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। और ऑप्शन डी है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है ज्वालामुखी शैल कहलाती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो ज्ञात करना है।
जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, ये समानांतर नहीं होता बल्कि समकोण पर होता है। ओके, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता होकर जम जाता है तो उसे ज्वालामुखी शैल कहते हैं, ना कि पताली शैल। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग जो है वो वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसे पताली शैल कहते हैं। ओके, तो इसमें जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है? पहला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है चंद्रमा का ज्वारीय बल, और चौथा है पृथ्वी का निर्माण, और पांचवा है सूर्य का ज्वारीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल तीन, ऑप्शन बी है तीन, चार और पांच, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना तथा गुरुत्वाकर्षण बल अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में बताए गए कारक बलों का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन कथन एक है और दो है वो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित बलों पर निर्भर नहीं करता, ये दोनों जो है। ओके, और तीन चंद्रमा का ज्वारीय बल और पृथ्वी का निर्माण और सूर्य का ज्वारीय बल जो है वो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित बलों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार इसमें तीन, चार, पांच इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? ऑप्शन ए आंतरिक कोर, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है बाह्य कोर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पृथ्वी का बाह्य कोर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय और महाद्वीपीय के वितरण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण चुंबकीय फ्लिंग्स बल और ज्वारीय बल थे। और दूसरा कथन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। और तीसरा है, होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लिंग्स बल और ज्वारीय बल थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार जो है वो अभिकेंद्र बल के कारण होता है, ना कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की चर्चा की है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट के संचलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, भारतीय तथा आर्टिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। ऑप्शन बी है, इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। और ऑप्शन सी है, भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह के दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। और ऑप्शन डी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। इनमें से भारतीय प्लेट के संचालन से संबंधित जो नहीं है वो है, इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण नहीं करती बल्कि ये इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो इससे सही संबंधित नहीं है, सही संबंध नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिमी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, निरूपण मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन, और दूसरा कथन है संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन है। और तीसरा कथन है नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन।
मृदा बनाने की प्रक्रिया निरूपण, संपोहन और लीचिंग से जुड़ी होती है। ओके, संपोहन जो है वो मिट्टी के क्षैतिज तल पर ह्यूमस और पदार्थ का जमाव है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 जो है वो सही है इसमें। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्थल निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है? पहला, स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनलिकाओं का निर्माण करता है। और दूसरा कथन है, पार्श्व अपरदन से कई मेडेनॉक वाले पानी प्लेन का निर्माण होता है। और तीसरा कथन है, घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी के आकार की घाटियों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तेज ढाल में पहले परत अपरदन से क्षुद्र सरिताओं का निर्माण होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ओके, और अवनालिकाएं जो है वो कायांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। ओके, और धारा अपरदन से पनिप्लेन बनता है, ना कि पार्श्व अपरदन से। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, पार्श्व अपरदन जो है वो प्रौढ़ अवस्था चरण में होता है। तो इसका जो कथन 2 है, कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती है। दूसरा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और तीसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी केवल 3। ऑक्सीजन वायुमंडल में 112 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओके, आर्गन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार जो कथन 1 और 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों का उच्च स्थानांतरण पाया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकिरित करती है। और दूसरा कथन है, सूर्य तपन के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। पृथ्वी गर्म होने के बाद विकिरणकारी पिंड बन जाती है तथा यह ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में वातावरण में वितरित करती है और इस तरह अपना तापमान बनाए रखती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ये दोनों का जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति है। ऑप्शन है, चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। ऑप्शन बी है, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है। और ऑप्शन सी है, चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है। और ऑप्शन डी है, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है। सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक निकट रहती है। ओके, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ये घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भाग में अवस्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक हो जाता है एवं शीत ऋतु भी अत्यधिक ठंडी होती है। उपयुक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं? ऑप्शन है, चीन तुल्य जलवायु, ऑप्शन बी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय जलवायु और ऑप्शन डी है स्टेपी तुल्य जलवायु।
उपरोक्त विशेषताएं जो हैं वो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? पहला है अक्षांश, दूसरा महाद्वीपीयत, तीसरा स्थानीय पौने और चौथा महासागरीय जलधाराएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं और वे हैं अक्षांश, ऊंचाई, महाद्वीपीयात या समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति व मृदा, मानवीय गतिविधियां व उच्चवाची दशाएं। ये जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार इसमें ये चारों जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। पहला है वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, दूसरा है धरातली सतह के पास वायु दाब का प्रबल अभिसरण और तीसरा है ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। पहला है वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता या केंद्र और परिध के वायुदाबों में अंतर। ओके, और धरातली सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, धरातली सतह के ऊपर वायु का व्यापक अपसरण और निचली परत में आर्द्र वायुराशि की स्थिति, ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र परिवर्तन, वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि। ये जो है वो टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 ये तीनों जो है वो टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जल और स्थल दोनों पर होती है। दूसरा कथन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन व वेग अपेक्षाकृत कम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो जल और स्थल दोनों पर होती है जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो सागरों पर होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होती है। ओके, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्छाद मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनका निर्माण 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। दूसरा है, ये गोलाकार रूप पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। पच्छाद मेघ का निर्माण जो है वो 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और पच्छाद मेघ जब आकाश में पृथक पृथक तथा अनियमित क्रम में फैले होते हैं न कि गोलाकार पंक्तियों के रूप में या लहरों में होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तपन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है? पहला प्रकीर्णन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा अभिवाहन और चौथा है एल्बिडो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। वायुमंडल के तपन और शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। ओके, और वे हैं विकिरण, चालन, संवाहन, अभिवाहन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और एल्बिडो। तो इस प्रकार इसमें ये चारों जो है वो वायुमंडलीय तपन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले ग्रेट रेड स्पॉट
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह और ऑप्शन डी है चंद्रमा। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो मंगल ग्रह से बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। दूसरा है, इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ओके, और 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में भी सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एकीकरण प्रमाण के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे। ओके, इन पदार्थों का आयतन अत्यधिक निम्न तथा तापमान व घनत्व जो है वो अनंत था। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन जो दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लॉक्स होना चाहिए, एक गलत। ओके, पहला है, यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। दूसरा है, यह ना तो अत्यधिक गर्म होता है और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो तारे के आसपास का एक निवास योग्य क्षेत्र होता है, ना कि ग्रह के अंदर। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह जो है ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। दूसरा कथन है, यदि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर झुकी ना होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटी होते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। यदि पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी न होती तो सदा दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रात छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटी होती। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा और कथन दो है जो है वो भी गलत हो जाएगा। ये झुकाव के कारण नहीं बल्कि परिक्रमण के कारण होता है और ये परिक्रमण के कारण नहीं बल्कि झुकाव के कारण होता है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला है हिमस्खलन, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है कीट संक्रमण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और या तीन तीन और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। हिमस्खलन, चक्रवात और कीट संक्रमण जो है वो प्राकृतिक आपदाओं है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जापान द्वीपों का देश है जहां कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह अवस्थित है। और दूसरा कथन है, जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है। और तीसरा कथन है, जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी एक दो और तीन। जापान द्वीपों का देश है जहां कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह अवस्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस कारण वहां मत्स्य पालन अत्यधिक मात्रा में होता है। साथ ही वहां महासागरीय धाराओं की भी मछलियों के अधिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है, न कि नदियों में। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। सॉरी, कथन दो है जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन प्रशांत सागर की धाराएं हैं? पहला अखोटस्क धारा, दूसरा है क्यूराल धारा, तीसरा है फ्लोरिडा धारा और चौथा है नॉर्वे की धारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और चार और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन। प्रशांत महासागर की धाराएं जो है वो अखोटस की धारा और क्यूराल की धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। तो इसका इसमें एक और दो सही हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है काली मिट्टी वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। दूसरा कथन है काली मिट्टी में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। काली मिट्टी जो है वो वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक कर होती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और काली मिट्टी में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और दूसरा कथन है ध्रुवों पर कोरियालिस बल न्यूनतम व शून्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। कोरियालिस बल जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ना कि विषुवत रेखा पर। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और ध्रुवों पर कोरियालिस बल जो है वो अधिकतम होता है, न्यूनतम जो है वो विषुवत रेखा पर होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत हैं, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाद्वीपीय सेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होती है और दूसरा कथन है महाद्वीपीय सेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महाद्वीपीय शेल्फ पर सागरी अधस्तल पर रहने वाले समुद्री जीव अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, न कि महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। महाद्वीपीय शेल्फ में समुद्री जीव पाए और महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पहला है स्थलाकृति, दूसरा है महासागरीय धाराएं, तीसरा है जलवायु, चौथा है सूर्य का प्रकाश और पांचवा है समय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक केवल एक, दो और पांच, ऑप्शन सी है केवल एक, दो, तीन और पांच। मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक जो हैं वो स्थलाकृति, महासागरीय धाराएं, जलवायु और समय, ये चारों जो हैं वो मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन और पांच द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है? ऑप्शन पहला है वी आकार की घाट, दूसरा है विसर्प, तीसरा है प्राकृतिक बांध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। नदी की वृद्धावस्था इसकी अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में सहायक नदियां बहुत कम और मंद ढाल वाली होती हैं। ओके, और नदी की धाराएं ढाल के विस्तृत मैदान में मुक्त रूप से प्रवाह होते हुए विसर्प और प्राकृतिक बांध और गोकुर झीलों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इसमें दो और तीन जो है वो नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में आकृति का निर्माण करती हैं। ओके, तो इसमें एक और दो सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और वी आकार की घाट का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। दूसरा कथन है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी होती जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि तापमान में कमी होती है। तो इसका जो ऑप्शन कथन एक है वो सही नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो
और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी होती है। तो ये जो है वो सही है, ये जो कथन है वो गलत है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो इसमें केवल एक सही नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। और दूसरा कथन है, पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अववाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थान वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारकों से प्रभावित होता है? पहला, स्थान का अक्षांश, दूसरा स्थान की ऊंचाई, तीसरा गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं उपस्थित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है एक और तीन, और ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन डी है केवल एक। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान जो है वो निम्न द्वारा प्रभावित होता है: स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, और स्थानीय पहलू। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो ये तीनों जो कथन है वो वायु की तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ओके, तो इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है एल्बिडो, पृथ्वी के सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत। दूसरा है तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट। और तीसरा है पाथर्व विकिरण, ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशेषित लंबी तरंग विकिरण। अल्बिडो जो है वो पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि जो है वो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होती है, ना कि तापमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और पार्थिव किरण जो है वो ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित लंबी तरंग विकिरण है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन सही है, तो सी बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, आइसोबार, समदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। दूसरा, आइसो हाइट, महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और ऑप्शन सी है आइसोथर्म, समताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और ऑप्शन डी है आइसोटेक, समान वायु की गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये ज्ञात करना है। तो जो आइसो हाइट होता है वो वर्षा की समान मात्रा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, ना कि महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसी जेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी जेट का ऊपर की ओर स्थानांतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के आरंभ का कारण बनता है। और तीसरा कथन है, उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना आईटीसी जेट के स्थानांतर से स्वतंत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईसीटी जेट भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है, न कि उच्च दाब क्षेत्र। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी जेट का ऊपर की ओर स्थानांतरण जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना जो है वो आईटीसी जेट के स्थानांतरण से स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं? पहला है दाब प्रवणता बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है कोरियालिस बल।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। पवन की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले बल जो है वो प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, ये तीनों जो है वो पवन की गति को प्रभावित करने वाले बल हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह ठंडी विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है। दूसरा है इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचारण का विरूपण होता है। और तीसरा है इसके परिणाम स्वरूप सागरी जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। एल नीनो जो है वो गर्म विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है, ना कि ठंडी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके परिणाम स्वरूप सागरी जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, तो इसमें 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मेघ का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पच्छाव स्तरीय मेघ, ऑप्शन बी है स्तरीय कपासी मेघ, ऑप्शन सी है पच्छाव कपासी मेघ और ऑप्शन डी है वर्षा स्तरीय मेघ। उपरोक्त परिच्छेद में जो है वो वर्षा स्तरीय मेघ का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा? पहला है वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए। दूसरा है वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए। तीसरा है वर्षा के दौरान हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए। वायु पर्याप्त जलवाष्प धारण करने में सक्षम नहीं है। ओके, तो संघनन होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 और 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु और ऑप्शन डी है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिकी उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सत्य उत्तर का चुनाव करें। पहला है ऑप्शन ए, मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या या अधिवास भूगोल। ऑप्शन बी है मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। ऑप्शन सी है मानव भूगोल में सम्मिलित है केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन डी है मानव भूगोल में केवल सामाजिक और अधिवास भूगोल है। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, और मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक या सांस्कृतिक, जनसंख्या या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा कथन है हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है।
जैसे हिमालय की नदियां जो है वो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन जो दो है, सॉरी, कथन एक जो है वो गलत हो जाएगा और कथन दो जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। और दूसरा कथन है, अर्ध शुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है और या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। कुछ चारागाह तो कुछ खास वन क्षेत्रों के साफ होने से बन जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, अर्ध शुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत के आधार पर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात है, इस प्रकार है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो मिजोरम है और भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है की स्थिति जो है वो केरल राज्य में है। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की अवस्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है, ना कि 3 की। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और स्थिति। पहला है NH7 वाराणसी कन्याकुमारी, दूसरा है NH8 दिल्ली लखनऊ, तीसरा है NH6 दिल्ली मुंबई। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को लखनऊ से। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वो गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को मुंबई से। तो इसका जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। दूसरा कथन है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। और तीसरा कथन है, वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ना कि 20% भाग। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वेदिका फार्म समुच्चय रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोगी है? ऑप्शन है जल सिंचाई में, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण में, ऑप्शन सी है जल अलवणीकरण में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन स्प्रिंकलरों द्वारा रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने में सहायक होती है, अतः यह एक सिंचाई साधन है। तो इस प्रकार जो कथन दो है, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ाव एक संकरा क्षेत्र है। दूसरा कथन है भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में जलोढ़ और काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीत कूपक और कूपकी किसके प्रकार है? ऑप्शन है पत्थर के प्रकार, ऑप्शन बी है खनन के प्रकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। विवृत कूपक और कूपकी जो है वो खनन के प्रकार हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला है अयस्क खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। और दूसरा कथन है शैल वह है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैल में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ओके, और खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूहों जिसमें विशाल पठार का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ओके, और शैल जो है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है, ना कि अयस्क खनिजों वाले अवयवों के अनिश्चित संगठनों का एक से अधिक खनिज होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वे शैल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, ना कि शैल वह होता है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। तो इसमें जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह में पाए जाते हैं और दूसरा कथन है खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है और ये अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है और दूसरा कथन है भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन या दो, केवल दो होना चाहिए, गलत है। ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पूर्वी। और ओके, और भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पश्चिमी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है और दूसरा है एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
भारत का अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिन्स श्रेणी का है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत में एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला जो है वो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में पाया जाता है, ना कि भारत में नहीं पाया जाता, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत चीन के बाद विश्व में आभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और दूसरा कथन है, भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। और तीसरा कथन है, एल्युमिनियम को उसके एक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भारत विश्व में आभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने का निक्षेप होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और एल्युमिनियम को उसके एक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। पहले ऑप्शन ए है कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जो है वो कोयला और पेट्रोलियम है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। और दूसरा कथन है, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और तीसरा कथन है, सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितोषी गैस है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतपीय ऊर्जा शामिल है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितोषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। और दूसरा कथन है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। विश्व का प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ना कि न्यूजीलैंड में, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालुओं में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नारोरा संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा से, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नरोरा का संबंध जो है वो परमाणु ऊर्जा से है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है। और दूसरा कथन है, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। भारत का अधिकांश यूरेनियम जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है, ना कि केरल से, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जोखिम भरे उद्योग, ऑप्शन बी है उभरते हुए उद्योग, ऑप्शन सी है डूबते हुए उद्योग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसे सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई, और दूसरा कथन है प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, जो असफल रहा था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका पहला सफल प्रयास जो है वो 1854 के कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा मुंबई में किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का मानचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है, और दूसरा कथन है 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित हुई, और तीसरा कथन है बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारत का मानचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, ना कि गांधीनगर को। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और अहमदाबाद में ही 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा, या गांधीनगर में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ही सूती मिल स्थापित की गई थी। ओके, और भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से, ऑप्शन बी है असंख्य जनसंख्या से, ऑप्शन सी है जनसांख्यिकी आवास से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय जो है वो भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। दूसरा कथन है जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती के जीवित रहने की आशा की जाती है। और तीसरा कथन है उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। जन्म दर जो है वो प्रति 1,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापी जाती है, ना कि 10,000। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और जीवन प्रत्याशा उन वर्ष की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, उत्प्रवास का अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा एक देश को छोड़ना है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक गलत है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? ऑप्शन है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, ऑप्शन बी है क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, ऑप्शन सी है बड़े नगर क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब, ऑप्शन बी है मानसून की वापसी, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा कराती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। इन विक्षोभों का भारत के मौसम पर काफी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ओके, तथा शीतकालीन रात में तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कथन है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं और यह भूमध्य सागर से में उत्पन्न होते हैं, ना कि कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश जो है वो पश्चिमी जेट के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और दूसरा कथन है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ही यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक और दो दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? पहला है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी जेट धाराएं, तीसरा तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारतीय जलवायु को ये तीनों जो हैं वो प्रभावित करते हैं। एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं और तिब्बत का पठार, ये तीनों जो हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक और दो और तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण है। पहला है, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, और दूसरा कारण है, तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक और दो है दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। और दूसरा कथन है, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। और तीसरा कथन है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर जो है वो बहुत कम होता है, ना कि बहुत अधिक होता है। ओके। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक रहता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और उत्तर पश्चिम में विक्षोभ जो है वो चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो और तीन है वो सही हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है।
और दूसरा कथन मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। और तीसरा कथन है भारत की जलवायु की विविधताओं के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विशेषता जो है वो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और मानसून का अचानक प्रस्फोट जो है वो देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और भारत की जलवायु की विविधता के कारण ही यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता उजागर होती है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? पहला है ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा कथन है ये वन विरल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, न कि शीत और शुष्क प्रदेशों में, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और ये वन जो है वो सघन मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि विरल मात्रा में, तो इसका जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। दूसरा कथन है हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है पश्चिमी घाट में, दूसरा है पूर्वी घाट में, तीसरा है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में और चौथा है विंध्यन पर्वत श्रृंखला में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ओके। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ओके। तो इस प्रकार इसमें 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रो वन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माइग्रो तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा कथन है माइग्रो पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। माइग्रो तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार और भाटा आती है वहां होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ओके। और माइग्रो पौधों की जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। पहला है शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है मरुस्थलीय वानिकी और चौथा है फार्म वानिकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4।
सामाजिक वानिकी में शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सुंदरबन जीवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। और दूसरा कथन है सुंदरबन जीवमंडल नीचे में शेर जैसे पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सुंदरबन जीवमंडल नीचे पश्चिमी बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दल्लड़ी डेल्टा पर स्थित है। तो इस प्रकार जो इसमें कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और शेर जैसे पूंछ वाले बंदर जो है वो नीलगिरी जीवमंडल नीचे में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ना कि सुंदरबन जीवमंडल में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। पहला है समान रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। और दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है? पहला है वी आकार की घाटियां, दूसरा है छिप्रिकाएं, तीसरा है समतल घाटी, और चौथा है गुम्फित वाहिकाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, और ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, समतल घाटी और गुम्फित वाहिका, ये चारों जो है वो हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। दूसरा कथन है जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सिंधु की सहायक नदी व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित है, ना कि डल झील। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? पहला रांगो सांगपो, दूसरा दिबांग, तीसरा लोहित, चौथा मानस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो सांगपो, लोहित आदि है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन और चार, ये चारों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? पहला है अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बढ़ती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। और दूसरा कथन है यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। और तीसरा कथन है यहाँ की क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्र से होकर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। अरुणाचल हिमालय से संबंधित ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। और दूसरा कथन है, इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। और तीसरा कथन है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर के क्षेत्र में लुप्त नदियां जो है वो इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 1 है और 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तराई क्षेत्र में ही स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? पहला है अन्नामलाई, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है कारडामम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दक्कन पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। ओके। और पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जो है वो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 1, 2 और 3 जो है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें तीनों जो सही हैं, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो है वो जाओदाई पहाड़ियां, पालकोंड श्रेणी और नल्लामलाई पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ओके। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा कथन है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चीन जो है वो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। और चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो इस पे जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके। और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल 3 जो है वो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर और मोटे बालुओं से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन है तराई, ऑप्शन बी है भाबर, ऑप्शन सी है मैदानी और ऑप्शन डी है बांगर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो कंकड़, पत्थर और बालुए से निर्मित है। और इस प्रकार की मृदा को भाबर खंड के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, ना कि 70 से कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। थैंक यू सो मच।